नमस्कार आप सभी को। आज का अपना वीडियो डिस्कशन सेशन जो है वो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी टेस्ट सीरीज को लेकर के रहेगा। देखिए, इस बैच का ये चौथा टेस्ट है जो कि रेस्पिरेशन टॉपिक को लेकर के रखा गया था। टोटल यहाँ पे 85 क्वेश्चंस हैं। काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस, नए क्वेश्चन जिनको आप बोल सकते हैं बना के आपसे पूछे गए थे, जो कि हमारी रेगुलर क्लासेस के ऊपर आधारित थे। तो आप लोगों के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज भी इसमें रहे हैं। कुछ डाउट्स भी थे, तो डिस्कशन से आपको वो सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ इनकरेक्ट फॉर ग्लाइकोलाइसिस, कि कॉमन प्रोसेस होती है एरोबिक एनारोबिक की। बिल्कुल सही बात है। साइटोप्लाज्म में ही ग्लाइकोलाइसिस पूरा होता है, ये भी सही बात है। पर सुक्रोज यहाँ पे 4 एटीपी बनते हैं, ये गलत बात है। पर ग्लूकोज 4 बनते हैं। ग्लूकोज की बात करेंगे तो 4 बनेंगे, जो कि ग्रॉस प्रोडक्शन कहलाता है। तो सुक्रोज के अंदर ये डबल हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यही आंसर हो जाएगा। और फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो कि ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप नंबर 3 को कैटलाइज कराता है, वो यहाँ का मेन रेगुलेटरी एंजाइम होता है। वैसे तो हेक्सोकाइनेज भी होता है और पायरुवेट काइनेज भी यहाँ के एलोस्टेरिक होते हैं, बट तीनों में से PFK1 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ग्लाइकोलाइसिस इज नॉट ए मेन एनर्जी पाथवे फॉर, कि कौन से सिस्टम में हमें ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है या मेन एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस से आए, इस पे डिपेंड वो सिस्टम नहीं है। देखो, जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर जो ग्लाइओक्जिलेट होता है, ग्लाइओक्जिलेट साइकिल ऑपरेट होता है। ये तो तब लेते हैं जब फैटी सीड होते हैं। अगर नॉर्मल सीड्स भी होते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, मान लो कि जैसे आपने स्टार्च लिया तो उससे ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम काम में आता है। ट्यूमर सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को यूज नहीं करता, तो ट्यूमर सेल के लिए तो ग्लाइकोलाइसिस मेन होती है। आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, उनके लिए भी ग्लाइकोलाइसिस मेन होती है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी मसल्स को ब्लड प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो रहा होता है, तो वो भी ग्लाइकोलाइसिस से ही एनर्जी बनाती है। तो जर्मिनेटिंग सीड्स जो कि नॉर्मल सिस्टम हो जाएगा, वो ग्लाइकोलाइसिस के बजाय जो TCA है उस पर ज़्यादा डिपेंड होता है। अगर फैटी सीड है तो ग्लाइओक्जिलेट साइकिल अपन को लेना पड़ेगा। अगर नॉर्मल सीड है तो स्टार्च से ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज बाद में TCA के द्वारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये था कि 1 में ऑब्जर्व प्रोटोप्लाज्मिक, है ना, ये प्रोटोप्लाज्मिक है, कि प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन आपको कहीं मिलेगा। देखो, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट फैट की जगह पे प्रोटीन यूज होता है। और लिविंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें तो पहले कार्बोहाइड्रेट काम में आता है, फिर फैट बर्न होते हैं, और लास्टली प्रोटीन बर्न होते हैं। तो यंग प्लांट्स हैं, उनके अंदर तो कार्बोहाइड्रेट होगा। पोटैटो ट्यूबर्स में भी कार्बोहाइड्रेट होगा। जो राइप फ्रूट्स हैं, राइप फ्रूट्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट ही होगा। बट जो सेनेसेंस लीव्स हैं, जो पत्तियां बूढ़ी हो जाती हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, और उनके अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो टूट रहे होते हैं, प्रोटीन भी टूट रहे होते हैं, तो वो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन के अंदर जाएंगे। तो ये एजिंग से जुड़ा हुआ मैटर था कि जहाँ प्रोटीन टूट रहे हैं और उनके टूटने से एनर्जी बनती है, रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी वहाँ से बनाई जाती है, तो एजिंग या सेनेसेंस वाले पार्ट्स हैं वो इसका आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डार्क रेस्पिरेशन क्या है। देखो, रेस्पिरेशन वैसे तो कंटिन्यूसली होता है। एक फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, वो C2 साइकिल होता है। डार्क रेस्पिरेशन का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस के बिना जो रेस्पिरेशन चल रहा है, यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसका लाइट से कोई कनेक्शन नहीं है, फोटोसिंथेसिस से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि रेस्पिरेशन विदाउट फोटोसिंथेसिस। जैसे कि अपन नाइट की बात करते हैं, तो नाइट के अंदर जो है जिसका फोटोसिंथेसिस से कनेक्शन नहीं है। वैसे तो नाइट को आप अंधेरा बोल सकते हैं,
लेकिन अंधेरे से मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। ये था कि रेस्पिरेशन रेट सबसे कम कहाँ मिलेगी। तो जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबसे कम हो जाती हैं, जहाँ पे डोरमेंसी आ जाती है, वहाँ रेस्पिरेशन की रेट सबसे कम होती है। तो मैच्योरिंग सीड्स जो कि मैच्योर हो रहे हैं उनमें भी रेस्पिरेशन रेट कम हो जाती है, लेकिन वो आफ्टर मैच्योरेशन होती है। जर्मिनेटिंग सीड्स हैं उनके अंदर तो हाई मिलेगी अपन को, मैच्योरेटिंग सीड्स हैं उनके अंदर अपन नॉर्मल ले सकते हैं। वाटर सॉल्ट भी जो कि पानी में भीग गए उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उनमें भी हाई मिलेगी। लेकिन जो सीड डोरमेंट हैं, पहले बन चुके हैं, मैच्योर हो गए, मैच्योर होने के बाद में अब वो उगने से पहले डोरमेंट है, तो उस समय पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनकी सबसे स्लो होती है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जहाँ स्लो होगी रेस्पिरेशन की रेट वहाँ पे सबसे कम होती है। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोलाइसिस जब पूरी होती है तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब अपन सिंपली ये लेते हैं कि ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के, और अपन पायरुविक एसिड को ही पायरुवेट बोलते हैं। तो पायरुवेट होता है तो भी आंसर वही होता है, पायरुविक एसिड है। आंसर क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस का आखिरी प्रोडक्ट है वो पायरुविक एसिड होता है। हाँ, अगर ऑक्सीजन नहीं है, टिश्यूज हैं, वो पायरुविक एसिड को बाद में लैक्टिक में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन पायरुविक एसिड से लैक्टिक का बनना फर्मेंटेशन है, ना कि ये फर्मेंटेशन में आएगा। तो ये एक्चुअल में ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट नहीं है। एसिटिल कोएंजाइम में बनता है, ये गेटवे का मैटर है। NADH तो यहाँ पे एक कोफैक्टर होता है जो कि डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स हैं वो काम में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन था कि जब हम ग्लाइकोलाइसिस को कंसिडर करते हैं तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने तक जो एनर्जी रिलीज होती है, जिसको कि अपन फ्री एनर्जी बोलते हैं, उसकी मात्रा कितनी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 147 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। तो जो माइनस का निशान होता है इसका मतलब होता है एनर्जी का रिलीज होना, यानी कि ग्लूकोज में एनर्जी ज़्यादा होती है, पायरुविक एसिड में कितनी कम होती है? 147 किलो जूल पर ग्लूकोज कम होती है। नेक्स्ट वन था कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम इसको बनाता है कि फ्रक्टोज 1,1-फॉस्फेट बाद में फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस की कौन सी अवस्था से कनेक्टेड है? देखो, जब आप पहला फॉस्फेट जोड़ते हैं तो वो भी प्रिपरेटरी फेज कराती है, दूसरा फॉस्फेट जोड़ते हैं वो भी प्रिपरेटरी फेज कराती है। तो चाहे आप ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना रहे हैं, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना रहे हैं, फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट बना रहे हैं, ये सब प्रिपरेशन की फेजेज में काउंट होते हैं। तो पे ऑफ का मतलब तो हमें ATP मिलना स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं, रेगुलेटरी नहीं बोल सकते इसको, हाइड्रेशन ऐसा भी कुछ इसका मतलब नहीं है। तो प्रिपरेशन जहाँ पे ATP ऐड होते हैं, जहाँ पे काइनेज एंजाइम काम आ रहे हैं, वो मॉलिक्यूल को हम चार्ज कर रहे हो, रिएक्शन को अपन प्रोसीड करने के लिए इसको प्रिपरेट करते हैं, तो इस प्रिपरेशन फेज में काउंट होगा। नेक्स्ट था कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बनने वाला कीटो शुगर कौन सा होता है। तो देखो, फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट जब टूटता है तो उसे 2 चीज़ें बनती हैं, एक तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, तो ये तो एल्डोस शुगर होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लिसरैल्डिहाइड, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो इसमें कीटो ग्रुप होता है, एसीटोन के अंदर कीटो ग्रुप होता है। कीटो कंपाउंड जो बनता है दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। हालांकि बाद में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है ना, ये तो फर्स्ट स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप के बाद में बनता है, इसमें कीटो ग्रुप नहीं है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इसमें भी कीटो कंडीशन नहीं है। हाँ, नेक्स्ट पे आइए, ये था कि कौन सा कोफैक्टर है वो ग्लाइकोलाइसिस के डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम में लेते हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में एक ही डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, वो होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप नंबर 6 में काम करता है, और वो एज ए कोफैक्टर NAD+ को काम में लेता है। देखो, गेटवे का जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है वो भी NAD+ को काम में लेता है।
TCA के जितने भी डिहाइड्रोजनेज हैं वो भी सारे NAD+ और FAD को काम में लेते हैं। तो TCA के अंदर तो FAD आ जाएगा, एफएमएन जैसा कुछ नहीं है, NADH तो रिड्यूस फॉर्म होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस वाले गेटवे वाले NAD+ को काम में लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं अपन कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो ATP बनती है, यानी कि स्टेप नंबर आपने 7 लिया था और 10 लिया था, यहाँ पे ATP बनते हैं। तो जहाँ रिएक्शन होती है वहीं ATP बने, उसको अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ATP बनती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो ऑक्सीडेटिव कहलाती है। जो TCA के बाद में अपन ETS पढ़ते हैं, वहाँ जो ATP बनते हैं वो फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये लाइट फोटोसिंथेसिस का मामला है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का मामला है। और नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऐसा यहाँ पे कोई मैटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज, कि जो रिजर्व फूड होता है वो स्टार्च होता है और वो स्ट्रोमा के अंदर है, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है वहाँ पे होता है, और उसका ग्लूकोज में कन्वर्जन है तो वो स्ट्रोमा में ही होता है। तो आंसर आपको ध्यान देना है कि जब रिजर्व फूड स्टार्च टूट के ग्लूकोज बनाएगा तो ये स्ट्रोमा में कंप्लीट होते हैं। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि विच इज नॉट एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर फॉर ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के 3 एंजाइम जो अभी हमने बात किया था, हेक्सोकाइनेज है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है और पायरुवेट काइनेज है। तो ये रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, इन्हीं को अपन एलोस्टेरिक एंजाइम भी बोलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस को कुछ कंपाउंड इनहिबिट करते हैं, उनको अपन इनहिबिटर बोलते हैं। तो ATP इनहिबिटर होता है, एसिटिल कोएंजाइम इनहिबिटर होता है, एरेनिन इनहिबिटर होता है, लेकिन NADH इनहिबिटर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14 कि कॉमन एंजाइम कौन सा है जो माइटोकॉन्ड्रिया वाले सिस्टम, जो कि रेस्पिरेशन होता है और फैटी एसिड सिंथेसिस जो होता है उसको आपस में जोड़ता है। ये है पायरुवेट डिहाइड्रोजन, यानी कि जो PDH होता है, ये क्या करता है कि पायरुविक एसिड को एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट करता है। और एसिटिल को एंजाइम ए के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, वहाँ भी जा सकता है, दूसरा ऑप्शन होता है कि ये फैटी एसिड सिंथेसिस में भी जा सकता है। तो जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है ये हमारी लाइन को दोनों जगह से कनेक्ट करता है, तो कॉमन हो जाता है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज TCA का अलग से एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन से है। ग्लिसरेट काइनेज ऐसा कोई एंजाइम नहीं है। एसिटिल को एंजाइम तो प्रोडक्ट है, ये एंजाइम नहीं है, ये तो कंपाउंड है, प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट है। तो आंसर विल बी फर्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं अपन कि विटामिन B को फैक्टर है वो कौन सा है। देखो, जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है उसके 5 कोफैक्टर्स होते हैं जो अपने क्लास में डिस्कस किए हैं, और उन 5 कोफैक्टर्स में से एक नाम होता है थायमिन पायरोफॉस्फेट। तो आप इसको अलग से ध्यान देंगे कि जो थायमिन पायरोफॉस्फेट है वो विटामिन B के रूप में काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो था कि कोएंजाइम A जो है ना, जो अपन एसिटिल कोएंजाइम A में काम में लेते हैं, बाद में अपन TCA में भी काम में लेते हैं, तो कोएंजाइम A क्या है। तो कोएंजाइम A एक कोफैक्टर है। आपको ध्यान देना है कि सबस्ट्रेट नहीं है, एंजाइम नहीं है, रेगुलेटरी कंपाउंड नहीं है, ये कोफैक्टर होता है। तो जो एंजाइम्स है वो अपने साथ एज ए सेकेंड सबस्ट्रेट इनको यूज, कोफैक्टर को कई बार को सबस्ट्रेट भी बोल देते हैं, बट एंजाइम का सबस्ट्रेट नहीं है, एंजाइम भी नहीं है, एंजाइम को कंट्रोल करने वाली चीज़ भी नहीं है, ये एंजाइम का कोफैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अमीनो एसिड जो कि लिपोएमाइड को फैक्टर बनाने में इस्तेमाल होता है ना, ये एक्चुअल में जो हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम अभी अपन बात कर रहे हैं उसके जो 5 को फैक्टर्स होते हैं उसी में से एक होता है लिपोएमाइड। और लिपोएमाइड एक्चुअल में
लाइसिन जो अमीनो एसिड है उसकी साइड चेन के ऊपर बॉन्डिंग से तैयार होता है, तो इसमें लाइसिन अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करता है। एरेनिन, प्रोलिन, मेथिओनिन का रोल नहीं है। स्पेसिफिक लाइसिन अमीनो एसिड है वो लिपोएमाइड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, और लिपोएमाइड एक्चुअल में पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज जो कि गेटवे का एंजाइम होता है उसका 5 में से एक कोफैक्टर है। ऐसे था कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें थायोएस्टर बॉन्डिंग आपको मिलेगी, तो थायोएस्टर बॉन्डिंग जो है वो हमें मिलेगी एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर। तो राइट आंसर विल बी एसिटिल कोएंजाइम ए, क्योंकि कोएंजाइम ए खाली है, इसके अंदर सल्फ हाइड्रोजन ग्रुप है, कोएंजाइम ए है ना, ये तो एक ही बात है, इन सब में नहीं है। जब आपका एसिटिक एसिड और कोएंजाइम में जुड़ते हैं तो उनके बीच में हाई एनर्जी थायोएस्टर बॉन्ड बनता है, तो एसिटिल कोएंजाइम में आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि पायरुवेट एंट्री जो है माइटोकॉन्ड्रिया में वो किस प्रकार की होती है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर जब हम पायरुवेट को अंदर भेजते हैं तो बदले में जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो बाहर जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं एंटीपॉड, कि एक आयन अंदर जाए एक आयन बाहर जाए, तो दिस इज कॉल्ड एंटीपॉड। फिर था क्वेश्चन नंबर 20 कि टीसीए के एंजाइम कहाँ मिलेंगे, तो आंसर वही है कि टीसीए कहाँ होता है या क्रैब्स साइकिल कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो पाथवे जहाँ होगा एंजाइम उसके वहीं होते हैं, तो आंसर इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ओके, अगला क्वेश्चन था कि फर्स्ट कार्बन लॉस जो होता है, कि पहला कार्बन जो कम होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में वो कहाँ होता है। देखो, पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, तो पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन होते हैं, तो पहला जो CO2 है वो यहाँ निकलता है, जिसको अपन लिंक पाथवे या गेटवे पाथवे बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में तो कोई CO2 निकलता ही नहीं है, क्रैब साइकिल में निकलते हैं तो वो तो बाद का मैटर हो जाएगा। ETS में कोई CO2 नहीं निकलता है, तो पहला CO2 है वो गेटवे में निकलता है, तो गेटवे को अपन लिंक पाथवे भी बोलते हैं। फिर था कि क्लेजिन कंडेंसेशन कौन सा एंजाइम करता है, तो क्लेजिन कंडेंसेशन एक्चुअल में टीसीए की पहली स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप होती है, जहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ जुड़ करके सिट्रेट बनाता है, तो वो रिएक्शन सिट्रेट सिंथेज एंजाइम परफॉर्म कराता है, तो आंसर विल बी सिट्रेट सिंथेज। कंडेंसेशन प्रोसेस है, क्लेजिन कंडेंसेशन इसको बोलते हैं, वैसे ये टीसीए का पहला स्टेप होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टीसीए के अंदर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप्स कितनी होती हैं। देखो, डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप का मतलब होता है जहाँ पे CO2 रिलीज होगी, और टीसीए में ऐसा 2 जगह पे होता है, और क्योंकि जो आपका सीट्रेट है आइसोसीट्रेट है उसमें 6 कार्बन होते हैं, अल्फा कीटोग्लूट्रेट है उसमें 5 कार्बन होते हैं, और फिर हम जो सक्सीनेट वगैरह बनाते हैं उसके अंदर 4 कार्बन होते हैं। तो पहला CO2 जब 6 से 5 पे आएंगे तब निकलेगा, दूसरा 5 से जब 4 पे आएंगे तो निकलेगा, तो ये 2 ही बार होता है, तो ओनली 2 टाइम्स ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप्स अपन को टीसीए में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं अपन कि व्हाट इज नॉट करेक्ट फॉर सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, क्योंकि देखो सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा टीसीए का एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। ये एज ए कोफैक्टर FAD को काम में लेता है, तो इससे बाद में FADH2 बनता है जो अपने इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड को देता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। लास्ट स्टेटमेंट में था कि ये ATP या GTP बनाने में भाग लेता है, ये गलत बात है, ये ATP GTP बनाने में भाग नहीं लेता है। देखो, जब हम क्लास पढ़ रहे थे तो हमने इस चीज़ को नोट किया था कि सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है, ये तो क्या करता है कि सक्सीनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करता है। ATP और GTP बनाने का स्टेप इससे पहले होता है, जहाँ पे सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेज जो होता है वो सक्सिनिल कोएंजाइम ए को सक्सीनेट में कन्वर्ट करता है, तो ATP GTP बनते हैं, ये भी अच्छा पॉइंट है, लेकिन सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज का इससे कोई कनेक्शन
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 कि TCA का कौन सा इंटरमीडिएट है जो नाइट्रोजन एसिमिलेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को कनेक्ट करता है, तो ये होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, क्योंकि TCA के अंदर अल्फा कीटो बनता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, और जब इसके ऊपर अमीनो ग्रुप जुड़ जाए तो इससे बन जाता है ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का कंपाउंड है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है वो कार्बन मेटाबॉलिज्म का कंपाउंड है। तो TCA का एक इंटरमीडिएट हो गया जो बाद में ग्लूटामेट में कन्वर्ट होकर नाइट्रोजन की जो दुनिया है उससे कनेक्ट हो जाता है। तो लिंक है दिस इज अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया था कि अमाउंट ऑफ रिड्यूस्ड कोफैक्टर, और वो भी आपको पर ग्लूकोज बताने हैं और TCA में बताने हैं। तो TCA के अंदर रिड्यूस कोफैक्टर की वहाँ पे TCA में आपको पता होना चाहिए कि 3 स्टेप्स तो ऐसी हैं जहाँ पे NADH बनता है, और एक स्टेप ऐसी है जहाँ पे FADH2 बनता है, और पर ग्लूकोज अपन TCA को डबल कर देते हैं, तो ये 3 से हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 6 NADH2 और 2 FADH2। इसके बाद में बात आती है क्वेश्चन नंबर 27 की कि माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम जो है रेस्पिरेशन का, उसका संबंध किससे है। यहाँ पे ATP मॉलिक्यूल्स बताए हुए हैं, तो टोटल वैसे देखा जाए तो 36 ATP बनते हैं, और 36 ATP की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम है उसमें अपन ग्लाइकोलाइसिस को माइनस कर देंगे, क्योंकि उसमें ग्लाइकोलाइसिस नहीं आ सकता, तो ग्लाइकोलाइसिस को अपन डिलीट कर देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या होता है, एक तो 2 ATP बनते हैं और एक यहाँ पे 2 NADH बनते हैं, और 2 जो NADH बनते हैं वो 4 ATP के बराबर होते हैं। तो 4 और 2 6 ATP का कनेक्शन होता है ग्लाइकोलाइसिस से। तो 36 में से हम 6 ATP अगर माइनस कर देंगे तो बाकी बचे हुए 30 ATP हैं, उनका कनेक्शन माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम से होता है। अगला क्वेश्चन था 28 नंबर कि TCA का इंटरमीडिएट जो कि pyrimidine बायोसिंथेसिस में काम आता है तो वो है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ऐसे था कि TCA का कौन सा इंटरमीडिएट है जो सक्सिनिल कोएंजाइम A है उससे क्या बनता है, तो उससे हीम है, पोरफायरिन्स है, ये सब बनते हैं। तो TCA एक ओपन साइकिल होता है, उसके इंटरमीडिएट बाकी कंपाउंड्स बनाने में काम आते हैं, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन इसी बात को लेकर के था कि TCA को अपन एक ओपन साइकिल मानते हैं, क्योंकि ओपन साइकिल का मतलब TCA में से कुछ हम निकाल भी सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि हम पिरिमिडिन बनाएंगे, हीम बनाएंगे, तो उसमें से हम कंपाउंड को निकाल सकते हैं, और TCA के इंटरमीडिएट से वो दूसरे पाथवे से बन के उसमें जुड़ भी सकते हैं। तो TCA एक खुला सिस्टम होता है। फिर तक कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रीच एज कॉम्प्लेक्स फेस्ट, कि कॉम्प्लेक्स फेस्ट के पास जो कि ETS का भाग होता है, ETS के कॉम्प्लेक्स फेस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो देखो कॉम्प्लेक्स जो 1 है उसको इलेक्ट्रॉन कौन देता है, उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की साइड के NADH, और 1 मॉलिक्यूल एक जो NADH होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स फेस्ट को। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर जब अपन TCA पढ़ेंगे, गेटवे पढ़ेंगे, तो उसके अंदर टोटल जैसे गेटवे है तो गेटवे में 2 NADH2 बनते हैं, और जो TCA प्रॉपर है उसके अंदर 6 बनते हैं, तो ये टोटल हो गए 8। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर के साइड के NADH अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को देते हैं, और एक NADH है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसे कितने NADH बनते हैं, 2 गेटवे में बनते हैं और 6 TCA में बनते हैं, तो टोटल हो गए 8, और 1 से 2 है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल अगर कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस, गेटवे, TCA सब आ जाएगा। तो टोटल कॉम्प्लेक्स फेस को जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो
अंदर की साइड पे होते हैं, अंदर की साइड में 6 NADH है और एक NADH 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो आंसर विल बी 16। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 32 कि TCA कंट्रीब्यूट फॉर H+ पंपिंग पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है तो TCA का H+ पंपिंग में कितना रोल है। देखो TCA के अंदर जो बनते हैं उसमें अपने दिया कि 6 NADH2 बनते हैं और 2 FADH2 बनते हैं, ठीक है। और 6 NADH2 से 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से बनेंगे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक NADH 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 6 12 देंगे तो उसको आप 6 पेयर बोल सकते हो। एक FADH2 भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। अब देखो क्या है कि NADH2 वाले इलेक्ट्रॉन तो जाते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, उसके बाद में सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ, तो ये तो 10 H+ पंपिंग के बराबर काम करता है। तो 6 है हमारे पास, तो 6 × 10, तो 60 H+ पंपिंग तो इनके होते हैं। उसके बाद में अगर FADH2 की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को देते हैं तो फर्स्ट वाला मिसिंग हो जाएगा, तो 4 मिसिंग कर देते हैं तो 6 H+ की पंपिंग होती है ओनली। और ऐसे 2 मॉलिक्यूल बने हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 H+, तो टोटल हो जाएंगे 72 H+ पंपिंग होती है ओनली TCA को जोड़ेंगे। तो अगर आपने गेटवे भी इसमें शामिल कर दिया तो फिर गेटवे के 2 NADH2 वाला आपको और जोड़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन था कि फ्लेविन प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ए पार्ट ऑफ ETS कॉम्प्लेक्स। तो फ्लेविन जो है, एफएमएन जो है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट का प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। किसी एंजाइम के साथ में कोवलेंट बॉन्ड से टाइटली जुड़ा हुआ जो ग्रुप होता है उसको अपन प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ETS कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएट विथ क्यूनॉन साइकिल या क्यू साइकिल। तो क्यू साइकिल से जुड़ा हुआ जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं अपन कि करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ETS कॉम्प्लेक्स विथ फेरस सल्फर क्लस्टर, कि ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेज हैं जिनमें फेरस सल्फर क्लस्टर काम करता है। तो फर्स्ट में भी होता है, सेकंड में भी होता है, थर्ड में भी होता है, तो आंसर इज फर्स्ट वन। फोर्थ के अंदर फेरस सल्फर क्लस्टर काम नहीं करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। ऐसे था कि ETS का सबसे आखिरी जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, टर्मिनल प्रोटीन है, वो कौन है। तो वैसे तो इसका नाम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, लेकिन इसके 2 पार्ट होते हैं, A और A3। तो वेरी लास्ट जो होता है वो A3 होता है, साइटोक्रोम A3। ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ का आखिरी किनारा होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 4 लास्ट है और उसका भी A3 लास्ट होता है। अगर इनहिबिटर्स के एंगल से अपन क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं कि रोटेनॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को इनहिबिट करता है, फ्री रेडिकल्स को जनरेट करता है, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं, फ्री रेडिकल बनाते हैं, ये भी ध्यान देना है। रोटेनॉन की जो टॉक्सिसिटी है कि रोटेनॉन डिस्टर्बेंस क्यों करता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को जाने वाले इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है और इलेक्ट्रॉन जब वापस आके ऑक्सीजन को मिलेंगे तो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। ऐसे था कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 4। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का इनहिबिटर कौन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, साइनाइड होता है, एजाइड्स होते हैं। रोटेनॉन नहीं है क्योंकि रोटेनॉन फर्स्ट का है। एंटीमाइसिन है, ये भी नहीं है, है ना। तो कॉम्बिनेशन जो है वो
कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड, ये दोनों भी करते हैं, एजाइड भी करते हैं, लेकिन एजाइड तो एंटीमाइसिन या रोटेनॉन के साथ में तो कॉम्बिनेशन नहीं है ना, तो करेक्ट कॉम्बिनेशन इज सेकंड। फिर था कि प्लांट्स के अंदर एक अल्टरनेट ऑक्सीडेज पाया जाता है, उसकी लोकेशन क्या होती है? उसकी लोकेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड और थर्ड के बीच में। और अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि जैसे हमारा कॉमन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है ना, नॉर्मल जो ऑक्सीडेज है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन O2 को देता है। ऐसे जो अल्टरनेट ऑक्सीडेज है ये भी अपने इलेक्ट्रॉन O2 को ही देता है, यानी कि कोई सा भी ऑक्सीडेज काम करो इलेक्ट्रॉन फाइनली O2 को ही जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन, अब जैसे प्लांट्स के अंदर अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज होता है तो उसका इनहिबिटर कौन है? तो उसका इनहिबिटर आपको ध्यान देना है कि SHAM जो कंपाउंड है वो इसका स्पेसिफिक इनहिबिटर होता है। एंटीमाइसिन, बेल, रोटेनॉन ये मेन ETS के इनहिबिटर्स होते हैं जिनका अल्टरनेट या प्लांट वाले से कनेक्शन नहीं है। और प्लांट्स के अंदर जो है ना, इन ए प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया विल नॉट यूज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ऑक्सीजन इस्तेमाल कब नहीं होगी? जब उनका रेस्पिरेशन ब्लॉक होगा। तो प्लांट्स का रेस्पिरेशन कब ब्लॉक होगा? जब उनका नॉर्मल ऑक्सीडेज भी बंद हो और अल्टरनेटिव भी बंद हो, तो उनके दोनों ऑक्सीडेज बंद होने चाहिए। तो नॉर्मल के जैसे आपने साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनसे बंद कर देंगे। अल्टरनेट के लिए SHAM चाहिएगा। तो दोनों अगर चीज़ें अप्लाई करेंगे तो प्लांट रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। अगर आपने साइनाइड लगाया है तो उसका अल्टरनेट काम कर रहा है, रोटेनॉन लगाया है तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट काम नहीं कर रहा, बाकी वो जैसे कॉम्प्लेक्स सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन अभी काम में ले सकता है। SHAM आप साथ में दे रहे हैं तो अल्टरनेट बंद हो गया लेकिन मेन चल रहा है, तो अपन को दोनों कॉम्प्लेक्स बंद करने तो दोनों को इनहिबिटर देने पड़ेंगे। तो साइनाइड फोर्थ को रोक देता है, SHAM फर्स्ट को रोक देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये था कि ड्यूरिंग रोटेनॉन इनसेंसिटिव रेस्पिरेशन, प्लांट्स के अंदर जो ETS है वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन भी हैं जो कि रोटेनॉन से प्रभावित नहीं होते, उनको अपन रोटेनॉन इनसेंसिटिव कैरियर बोलते हैं। तो NADH ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर फीड टू, तो इनसेंसिटिव वाले जो कॉम्प्लेक्सेज है वो अपने इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को देते हैं। रोटेनॉन सेंसिटिव जो होता है वो देता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को, और रोटेनॉन इनसेंसिटिव है वो देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड को। क्योंकि आपने डायग्राम पढ़ा था क्लास के अंदर कि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट जो है ये NADH से इलेक्ट्रॉन लेता है और इसको रोटेनॉन प्रभावित करता है। तो प्रभावित करेगा तो हम इसको बोलेंगे रोटेनॉन सेंसिटिव। लेकिन जो इनसेंसिटिव होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लेंगे और आगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड है उसको देते हैं। तो ये अंदर की साइड में भी होते हैं, बाहर की साइड में भी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकंड को देते हैं, ना कि फर्स्ट को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए अपन, तो F0F1 पार्टिकल जिसको अपन ऑक्सीसोम बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे अपन पार्टिकल्स के रूप में इनको दिखाते हैं, तो इनका कनेक्शन ATP को बनाने से है। H+ का ग्रेडियंट क्रिएट करने का काम ETS का है, ऑक्सीजन कंजप्शन का काम ETS का है, H+ पंपिंग का काम ETS का है, और F0F1 का काम ATP बना के देना, यानी कि वो ग्रेडियंट को इस्तेमाल करके केमियोस्मोसिस हाइपोथेसिस को इस्तेमाल करेगा और PMF को यूज़ करके ATP बनाता है। ऐसे तक कि जो ओलिगोमाइसिन है ये क्या काम करता है, तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जिसको कि अपन F0F1 एटीपेज बोलते हैं, उसके भी F0 पार्ट में से जो H+ का वापस मैट्रिक्स में जो इनवर्ड मूवमेंट होता है उसको ब्लॉक करता है। तो ATP को बनने से रोकता है, लेकिन कैसे? एटीपेज को बंद करता है। और ज़्यादा सही क्या है कि F0 इसका टारगेट होता है। नेक्स्ट आता है अपन कि विच कन्फर्मेशन ऑफ F0F1 पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन।
यानी कि जो ADP और PI होते हैं इनके बीच में जो हाई एनर्जी बॉन्ड बनाया जाता है उसके लिए कौन सा कन्फर्मेशन जिम्मेदार है। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स के 3 कन्फर्मेशन होते हैं, ओपन, लूज, टाइट। लेकिन जब ADP एंड PI को बहुत पास में लाया जाता है तो ये बॉन्ड बनता है और वो टाइट कन्फर्मेशन होता है। तो ये सारे कन्फर्मेशन एक साइक्लिक मैनर में ये चलते रहते हैं, उससे ADP एंड PI आते हैं, ATP निकलता है, पास आएंगे, टाइट बॉन्ड बनेगा, वो साइकिल है। लेकिन रियल बॉन्डिंग जो है वो टाइट वाला कन्फर्मेशन बनाता है। अगला क्वेश्चन था कि 14 नंबर पे आते हैं अपन कि अंडर थर्मोजेनेसिस कि जब टेम्परेचर को राइज करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम काम में लेते हैं तो ATP तो बनते नहीं है, हीट बनती है। तो थर्मोजेनेसिस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया बंद नहीं होता है, ऑक्सीजन काम में आ रही होती है लेकिन ATP नहीं, हीट बन रहे होते हैं, तो जनरेट हीट। तो माइटोकॉन्ड्रिया हीट बनाने के लिए ATP काम में लेता है, ऐसा नहीं है, वो PMF से हीट बनाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया यूज ऑक्सीजन टू जनरेट ATP तो बनते ही नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि विच प्रोसेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन थर्मोजेनेसिस, कि ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो टेम्परेचर राइज करने से उसका कनेक्शन नहीं है। देखो नाइट के अंदर जो पौधे फूल निकालते हैं वो अपने पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो सेंट है उसका इस्तेमाल करते हैं, गंध का इस्तेमाल करते हैं, और गंध वाले कंपाउंड्स को वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं तो उनको वाष्पित पदार्थ है तो उनको हवा के अंदर भेजने के लिए वोलेटाइल नेचर को इस्तेमाल करते हैं। तो किसी कंपाउंड को गर्म करके उसको वोलेटाइज किया जाता है, तो इनमें तो ये होगा। फिरोमोन्स डिस्पर्सन जो इंसेक्ट करते हैं वहाँ पे भी कंपाउंड को वाष्पित बनाने के लिए टेम्परेचर चाहिए, तो यहाँ भी होगा। जो ध्रुवीय क्षेत्र के एनिमल्स हैं वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बॉडी का जो ब्राउन फैट है उसको बर्न करते हैं, जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं उसको अपन ब्राउन फैट स्टोरेज भी बोलते हैं, तो वहाँ से वो हीट बनती है। तो जैसे ध्रुवीय भालू हैं, ये सब अपनी बॉडी के फैट को बर्न करके टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो थर्मोजेनेसिस पोलर एनिमल्स काम में लेते हैं। लेकिन जब सीड मैचुरेशन होता है तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीड मैचुरेशन में थर्मोजेनेसिस की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं अपन कि थर्मोजेनिक अनकपलर्स जो होते हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ाने का काम करते हैं वो कंपाउंड क्या करते हैं। अनकपलर इस्तेमाल करने पे या थर्मोजेनेसिस के दौरान एक ही बात है, माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन काम चालू रहता है, यानी कि ऑक्सीजन यूज हो रही होती है, TCA चल रहा होता है, ATP नहीं बन रहा होता बस। तो कंटिन्यू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ATP तो बनता ही नहीं है। ऑक्सीजन कंजप्शन नहीं होता, ये भी गलत है। H+ का बैक फ्लो नहीं होता, ये भी गलत है। तो थर्मोजेनेसिस के दौरान H+ वापस अंदर तो आते हैं, PMF तो यूज होता है, लेकिन ATP नहीं बनते, हीट बनती है। तो थर्मोजेनेसिस के दौरान जो अनकपलर कंपाउंड्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन को चालू रखते हैं, बस ATP नहीं बनती। H+ अंदर भी आते हैं, ETS भी चलता है, ऑक्सीजन भी काम में आती है, एनर्जी भी बर्न होती है, कार्बोहाइड्रेट भी बर्न होते हैं, फैट भी बर्न होता है, सब कुछ होता है, बट ATP नहीं बनता। तो ये हमारे स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। काफ़ी सरल क्वेश्चन थे। क्लास में जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ट बिल्कुल सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में नो डाउट आपको थोड़ा बहुत डाउट रहा था, तो आप वीडियो से उन डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करना। अगर अभी भी आपको कोई और कहीं किसी क्वेश्चन में या किसी ऑप्शन में डाउट है ना, तो आप उसको कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, उसके राइट आंसर भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो रेगुलर टेस्ट और टेस्ट के बाद में डिस्कशन से ही रियल में जो कंपटीशन सिनेरियो है उसमें अपन लीड कर पाएंगे। तो अच्छा कंटेंट और अच्छे क्वेश्चन, और वो भी बिल्कुल सही टाइम पे अगर हम कवर करते हैं तो हमारा जो लेवल है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसा कि आप लोग RPSC के लिए टारगेट कर रहे हैं या करेंगे, तो ये लेवल बहुत ही
एडिक्वेट लेवल अपन मान सकते हैं कि बिल्कुल सही लेवल है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस लेवल के बाद में आपके जो रियल एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन है बहुत आराम से हो जाएंगे, क्योंकि क्लासेज में भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हमने इसका कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम वहाँ से करेक्ट करके सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस में भी बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी हो जाती है, तो वो भी आपके काम आती है। तो आप रेगुलर वीडियोस का फ़ायदा उठाइए और अपनी तैयारी को बिल्कुल एक पीक पे हमेशा मेंटेन कीजिए। नो डाउट ये डिस्कशन सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है। जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं और जिन्होंने अभी प्रॉपरली कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, तो वो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी के लिए हमारा एक प्रोमो प्राइस कोर्स, जो कि बहुत ही लोवेस्ट प्राइस आप राजस्थान की मान सकते हैं, उसके ऊपर हमने इसको अभी लॉन्च किया हुआ है। और रेगुलरली कुछ डिस्काउंट ऑफर्स भी चल रहे होते हैं, तो आप अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे काफ़ी सारे कंटेंट भी ऐड हो चुके हैं, टेस्ट भी ऐड हो चुके हैं। लास्ट पेज के कंपैरिजन के अंदर काफ़ी सारा रिवाइज भी है, आपको सारे क्लासेज भी मिलनी है, टेस्ट भी मिलने हैं, क्वेश्चन बुकलेट भी मिलने हैं, आपके डाउट डिस्कशन के सेशन भी रहते हैं। तो अगर आप डेडिकेट हैं सिलेक्शन के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको एक कोर्स लेना चाहिए। और राजस्थान के अंदर टॉप लेवल और बिल्कुल से पीक लेवल के ऊपर सब्जेक्ट अगर आपको समझना है, आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट में मेरे नंबर बहुत ज़्यादा आए, बहुत शानदार मार्किंग आप ला सकते हैं, क्योंकि हम आपके हर क्यूरी को सेटिस्फाई करने के लिए पूरा प्रयास हमने पहले भी बैच में किया है। उसी का नतीजा है कि हमने काफ़ी अच्छे सिलेक्शन दिए। हम आगे भी चाहते हैं कि आप लोगों के साथ भी बहुत अच्छा रिजल्ट हम ले पाएँ। तो आप वीडियो को भी प्रॉपर यूज़ कीजिए, पूरा सीरीज़ आप यूज़ कीजिए, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कहीं दिक्कत आती है आप कमेंट करके हमें बताइए। और रेगुलर स्टडी के लिए आप इस कोर्स को इमीडिएट ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड लक आप सभी को।